हेलो स्टूडेंट, दिस इज प्रबल उमर फ्रॉम केपस एकेडमी। आज हम लोग कुछ और बेसिक अकाउंटिंग टर्म समझेंगे। पहले के 2 वीडियो में हम लोग कई चीज़ें समझ चुके हैं। आज हम लोग समझेंगे लायबिलिटी क्या होती है। तो बेटा, लायबिलिटी का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसे हम ऑब्लिगेशन भी कहते हैं, ठीक है। इसे हम डेट्स भी कहते हैं, इसे हम एक्सटर्नल लायबिलिटी भी कहते हैं। क्या है इसका मतलब? मतलब हम किसी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, किसी का पैसा हमने ले रखा है, उसका पैसा हमें जो लौटाना है उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं, हम उसके लिए ऑब्लिग हैं। क्या कि हमें उसके पैसा लौटाना है। डेट मतलब क्या होता है? उधार। डेट मतलब उधार। लायबिलिटी मतलब क्या होता है? उधार। तो मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें किसी का पैसा जो मैंने उधार ले रखा है अपने बिजनेस को रन करने के लिए, वो पैसा हमें आगे चल के फ्यूचर में लौटाना होता है, ठीक है। इसे हम एक्सटर्नल लायबिलिटी भी कहते हैं। क्यों एक्सटर्नल लायबिलिटी कहते हैं? देखो, लायबिलिटी 2 तरीके की होती है, या तो एक्सटर्नल होती है या इंटरनल होती है। तो इंटरनल लायबिलिटी क्या होती है? इंटरनल लायबिलिटी समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि बिजनेस में एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, जहां पर हम लोग ये सीखते हैं कि जो बिजनेस होता है और जो बिजनेस का ओनर होता है वो दोनों सेपरेट हैं। मतलब जो बिजनेस की ट्रांजैक्शन है वो ओनर के ट्रांजैक्शन नहीं होते, वो सिर्फ बिजनेस के होते हैं। और ओनर के जो अपने ट्रांजैक्शन होते हैं उन्हें हम पर्सनल ट्रांजैक्शन कहते हैं, उसे बिजनेस में हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो बिजनेस अलग होता है और ओनर अलग होता है। इसका ये मतलब है कि ओनर जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा होता है वो एक्चुअली में, उसे हम कहते हैं कि बिजनेस ओनर ने बिजनेस को कुछ फंड्स उधार दिया है। क्या दिया है? एज अ लोन दिया है। और उसी लोन को हम कहते हैं इंटरनल लायबिलिटी। मतलब जब ओनर बिजनेस में पैसा लगाता है तो उसे हम इंटरनल लायबिलिटी कहते हैं। पर ओनर के अलावा कोई और बिजनेस में पैसा लगाता है या ओनर किसी से उधार लेकर बिजनेस में पैसा लगाता है तो उसे हम एक्सटर्नल लायबिलिटी कहते हैं। इसी को हम लोग इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। ओनर जब बिजनेस में पैसा लगाता है उसे हम इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। इसी को हम कैपिटल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैपिटल भी कहते हैं। अब बिजनेस में 2 जगह से पैसे आ सकते हैं। या तो ओनर अपने पास से लेके आता है, उसे हम कहेंगे कैपिटल। और या तो कहीं बाहर से लेके आएगा, उसे हम कहेंगे लायबिलिटी। मतलब इसे एक्सटर्नल लायबिलिटी कहेंगे और इसे हम इंटरनल लायबिलिटी कहेंगे। और ये दोनों पैसा हम कहाँ लगाएंगे? एसेट्स को परचेज करने में, गुड्स को परचेज करने में। तो मतलब है कि इसको हम कहेंगे, कैपिटल प्लस लायबिलिटी को, सोर्स ऑफ फंड्स। मतलब फंड्स को इकट्ठा करने का सोर्स। और इन पैसे को हमने कहाँ, या फंड्स को कहाँ अप्लाई किया है, कहाँ यूज किया है, इसे कहेंगे एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। मतलब एसेट्स को हम कहेंगे एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। मतलब दो जगह से हमने पैसे फंड्स इकट्ठा किए, कैपिटल से मतलब अपने पास से, और लायबिलिटी मतलब किसी से उधार लेके। और उन फंड्स को हमने कहाँ अप्लाई किया है? एसेट्स में। हम उससे कुछ एसेट्स खरीदेंगे, गुड्स खरीदेंगे, अपना बिजनेस रन करेंगे और धीमे धीमे उसी से अर्न करके हम अपनी एक्सटर्नल लायबिलिटी को पे करेंगे। और साथ ही साथ कैपिटल मतलब जो ओनर है वो अपने लिए कुछ प्रॉफिट चार्ज करेगा बिजनेस से। मतलब है इंटरेस्ट जो है, वो लायबिलिटी जो है, इसमें इंटरेस्ट चार्ज होता है। का ये मतलब है, सपोज करिए आपने बैंक से लोन लिया, तो जो बैंक से आपने लोन लिया उसको इसको आप लोन के बदले में, जो आपने लोन लिया है उसके लिए आप उसको क्या दोगे? इंटरेस्ट दोगे, साथ में साथ प्रिंसिपल भी दोगे। क्या दोगे? इंटरेस्ट दोगे और प्रिंसिपल दोगे, ठीक है। उधर ओनर क्या करता है? बिजनेस में जो फंड लगाता है उसके अगेंस्ट में प्रॉफिट चार्ज करता है। क्या चार्ज करता है? प्रॉफिट चार्ज करता है। और ये इस बात का ध्यान रखता है कि उसकी जो भी कैपिटल लगी है बिजनेस में वो हमेशा सेफ रहे, ठीक है। तो अब इसके ऊपर हम लोग कुछ थ्योरी पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? कैपिटल इट रिफर्स टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोपाइटर। मतलब इन्वेस्टर ने जो बिजनेस में पैसा लगाया है उसी को हम कैपिटल कहेंगे। और इट कैन बी सेड द ओनर हैज प्रोवाइडेड द फंड्स एज एन इंटरनल डेट। मतलब इसे इंटरनल डेट कहेंगे या इंटरनल लायबिलिटी कहेंगे, जो कि उसने बिजनेस को प्रोवाइड किया है। एंड उसके बदले में वो प्रॉफिट चार्ज करेगा। क्या चार्ज करेगा? प्रॉफिट चार्ज करेगा। एंड अगेंस्ट दैट ओनर विल चार्ज द प्रॉफिट।
इट इज द अमाउंट विद द हेल्प ऑफ विच गुड्स एंड एसेट्स आर परचेज द बिजनेस, जिसके बदले में ओनर क्या कर रहा है, इट इज द अमाउंट विद द हेल्प ऑफ विच गुड्स एंड एसेट्स आर परचेज, मतलब इसी कैपिटल के अगेंस्ट में वो एसेट परचेज करेगा और गुड्स परचेज करेगा, तो इसे हम कहेंगे एप्लीकेशन ऑफ फंड। इट इज ऑल्सो नोन एज इंटरनल लाइबिलिटी। हम लोगों ने यही बातें डिस्कस करी थी अभी। देखिए, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी को हम लोग क्या कहेंगे, सोर्स ऑफ फंड्स, और एसेट्स को कहेंगे एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। फिर ड्राइंग्स क्या होती बेटा, जैसे कैपिटल का मतलब क्या है, ओनर ने कुछ इन्वेस्टमेंट किया है बिजनेस में, ओनर ने क्या किया है, बिजनेस में कुछ पैसा लेके आया है, तो ड्राइंग का मतलब होता है जब ओनर कुछ विड्रॉ करता है, ओनर क्या कर रहा है, कुछ विड्रॉ कर रहा है बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए, फंड्स हो सकते हैं या गुड्स हो सकते हैं। सपोज करिए आपका साड़ी का बिजनेस है और उसने एक साड़ी निकाली अपनी वाइफ के लिए या अपनी लड़की के लिए, उसने अपने पर्सनल यूज के लिए, ना कि उसको बेचना चाहिए था आगे चल के, पर बेचने के बजाय उसने अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया, तो उसे हम ड्राइंग्स कहेंगे। कुछ कैश गुल्लक में पड़ा था, उसने पर्सनल खर्चे के लिए उसने पैसे को निकाल लिया और अपने घर पे लगाया, तो उसे हम ड्राइंग्स कहेंगे। पर्सनल यूज के लिए जब भी ओनर पैसा बिजनेस से निकालता है उसे हम ड्राइंग्स कहेंगे। फिर आता है आपका रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या होता है, यह आपके रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम, आपने गुड्स जो सोल्ड किए वो आपके रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है, आपने कोई सर्विस प्रोवाइड करी वो आपके रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है। तो ये रिकरिंग नेचर की होती है। रिकरिंग मतलब जो बार बार होने वाले खर्चे, आप सेल करते हो, रोज सेल करते हो, रेगुलर सेल करते हो, इसे रेवेन्यू कहेंगे। नेचर ऑफ द इनकम ऑफ रिकरिंग नेचर फ्रॉम एनी सोर्स, इट कंसिस्ट ऑफ द अमाउंट रिसीव फ्रॉम गुड्स एंड फ्रॉम सर्विसेज प्रोवाइडेड टू कस्टमर। इट कंसिस्ट ऑफ द अमाउंट रिसीव फ्रॉम गुड्स एंड एंड फ्रॉम सर्विसेज प्रोवाइडेड टू कस्टमर। जो भी आपको अमाउंट रिसीव हो रहा है कस्टमर से अपने गुड्स के अगेंस्ट में या सर्विसेज के अगेंस्ट में, आपने गुड्स प्रोवाइड किया, उसके बदले में उसने कुछ पैसा दिया आपको, जो भी अमाउंट आपका फिक्स हुआ था, उसे भी हम रेवेन्यू कहेंगे। रेवेन्यू इज रिलेटेड विद डे टू डे अफेयर्स। रेवेन्यू डे टू डे अफेयर है, आप रेगुलरली आप रोज सेल करते हो बिजनेस में गुड्स को, एंड ऑल्सो शुड बी रेगुलर इन नेचर। इट ऑल्सो इंक्लूड्स रिसिप्ट ऑफ रेंट, कमीशन, डिविडेंड, इंटरेस्ट, इनको भी हम रेवेन्यू कहेंगे। सपोज करिए आपके पास दो शॉप थी, एक शॉप में आप अपना बिजनेस कर रहे हो, पर एक शॉप आपकी खाली पड़ी है, आपने किसी और को रेंट पे दे दिया, उससे होने वाली इनकम, उसे हम रेवेन्यू कहेंगे। कमीशन, आपने कुछ गुड्स कमीशन में बेच दिए, मतलब आपको उसके बदले में कुछ कमीशन मिला, आपने किसी का गुड्स बिकवाया, उसके बदले में आपको कमीशन मिला, तो कमीशन भी आपकी एक इनकम हो गई। हो सकता है आपने कहीं पर शेयर्स में पैसे लगाए हों, जब आप शेयर्स में पैसे लगाते हो तो उसके बदले में आपको डिविडेंड मिलता है, तो डिविडेंड भी आपकी रेवेन्यू हुआ। इंटरेस्ट, आपने किसी को उधार दिया पैसा, उसके बदले में वो आप उससे इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो, उसे भी हम रेवेन्यू कहेंगे। तो फिर बेटा इनकम क्या होती है, इनकम रेवेन्यू से कुछ डिफरेंट होती है। डिफरेंट क्या होती है, सपोज करिए आपके रेवेन्यू तो आपको समझ में आ गई, आपने सेल करी, आपने रेंट रिसीव किया, आपने सेल करी, रेंट रिसीव किया और कमीशन मिला, पर आपने गुड्स भी तो परचेज किए, तो जब आपने गुड्स परचेज किए सेल करने के लिए, तो गुड्स आपके जो आपने परचेज किए उसे आप एक्सपेंडिचर मानोगे, आपके और अदर एक्सपेंडिचर होंगे, जैसे हो सकता है आपने सैलरी दी अपने एम्प्लॉय को, और भी खर्चे हो सकते हैं, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। अब आपने बिजनेस में कुछ एक्सपेंडिचर किए और रेवेन्यू अर्न किया, अब रेवेन्यू से आप एक्सपेंडिचर्स को आप लेस करोगे, तो जो प्रॉफिट आएगा उसी प्रॉफिट को हम इनकम कहेंगे, उसी प्रॉफिट को हम इनकम कहेंगे। क्या कहेंगे, इनकम। अब पढ़ते हैं कि इनकम का क्या मतलब है। इनकम इज डिफरेंट फ्रॉम रेवेन्यू, अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स इज रेवेन्यू एंड द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज एन एक्सपेंस। जो आपने गुड्स सोल्ड किए उसे हम रेवेन्यू कहेंगे, और उस गुड्स को जो सेल करने के लिए आपने एक्सपेंडिचर किया, उस गुड्स को बेचने के लिए आपने जो भी खर्चा किया, जैसे आपने गुड्स को परचेज किया, गुड्स को लाने के लिए जो आपने खर्चे किए, बेचने से पहले के जो जितने भी खर्चे हैं उन्हें हम एक्सपेंडिचर कहेंगे। अब तो जो सरप्लस होगा आपका एक्सपेंडिचर से रेवेन्यू का, मतलब आपका रेवेन्यू अगर ज़्यादा है एक्सपेंडिचर से, तो उसे ही हम इनकम कहेंगे।
और इनकम को ही हम प्रॉफिट भी कहते हैं। ठीक है, आज के लिए सिर्फ बच्चों इतना ही। इसके आगे हम लोग कुछ और बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स समझेंगे, जो कि हमारे लास्ट वीडियो होगा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में। थैंक यू वेरी मच।